नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। सो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है या कोई सेल है, वो सर्किट में कनेक्टेड है लेकिन उसके साथ कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। सो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी, मान लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ई है, तो जो टर्मिनल ए टर्मिनल बी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो भी हमें ई ही मिलेगी। और सेम बैटरी का केस है, इसके टर्मिनल के अक्रॉस हम अगर वोल्टेज मेज़र करें तो हमें सेम वोल्टेज मिलेगी। मान लीजिए अगर इसमें 2 वोल्ट है तो इसके टर्मिनल्स पे अगर मैं मल्टीमीटर लगा के चेक करता हूँ तो मुझे 2 वोल्ट मिलेगी। तो इसको बोलते हैं ईएमएफ। जितना किसी बैटरी या किसी सेल के अंदर पोटेंशियल मौजूद जो होता है, जो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। मान लीजिए कि इसी सर्किट में अगर मैं आपके इसी सर्किट के साथ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई लोड लगा दिया आरएल और यहाँ पे इसकी वोल्टेज ई, और अब मैंने यहाँ पे इसके क्रॉस अगर वोल्टेज को मेज़र किया, यहाँ पे मेरी वोल्टेज थी 2 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस लगा हुआ, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर, तो मेरे पास ये यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी, वो मिलेगी 1.8 वोल्ट या 1.9 समथिंग कुछ ही हो सकती है। लेकिन 2 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है या करंट जो है यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, किसमें? रेजिस्टेंस में। सो इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से कम होती है, ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है। सो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब मैं आपको एक सर्किट से बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किट है इस तरह से, और इसमें E1 ईएमएफ है इसमें, और यहाँ पे भी ई था, इसके आउटपुट में भी ई आया। और हर वोल्टेज सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको छोटे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक सेम सर्किट है, हर सोर्स का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये हो गया आर। लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने वोल्टेज बी ले लिया और यहाँ पे मेरा ई है। तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये मेरी ईएमएफ है, वोल्ट बैटरी सोर्स है, और यहाँ पे मेरी टर्मिनल वोल्टेज है। तो अभी ये क्लोज सर्किट है तो यहाँ से कुछ करंट भी फ्लो होगा, करंट आई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर आपका जो है करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्लोज सर्किट हो रहा है तो यहाँ पे करंट आई भी फ्लो हो रहा है। तो अब हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हम केस लेंगे टर्मिनल वोल्टेज का। तो हमें पता है कि हम लोग क्या होता है, बी इज इक्वल टू आई आर। तो हमने टर्मिनल वोल्टेज वाला डायग्राम फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, टर्मिनल वोल्टेज बी, यहाँ पे आर, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे ईएमएफ का। अब हमें पता है कि हम लोग क्या होता है, बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जो करंट जा रहा है आई, उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं करंट के फॉर्मूले को कैसे लिखूँगा, आई इज इक्वल टू, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये आपस में क्या है, सीरीज़ में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और वोल्टेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी R1 प्लस स्मॉल आर। इस तरह से हो गया। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, इसी को, इसी फॉर्मूले को मैंने अरेंज करके लिखा। अगर मैंने आई निकालना है
तो मैं क्या करूँगा, आर को डिवाइड कर दूँगा बी से, वही मैंने यहाँ पे किया है। सो नाउ अब क्या करेंगे, ये छोटा आर और जो बड़ा आर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। नाउ मेरे पास इक्वेशन आ गई थी आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। तो हमें पता है कि ओम लॉ क्या होता है, बी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे आई आर है तो यहाँ पे भी आई आर है, तो मैं आई आर को बी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया बी प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। ठीक है, मेरी इक्वेशन ये बनी। अब नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है, इसमें मेरे पास अभी मुझे ईएमएफ निकालना है, तो ई इज इक्वल टू बी प्लस आई आर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब यहाँ से मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज का जो सोर्स है। तो मैं आर कैसे निकालूंगा, इस बी को मैं इधर ले जाऊंगा, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, ई माइनस बी डिवाइडेड बाय, अब निकालना क्या मुझे, स्मॉल आर। तो मैं आर को यहीं रहने दूंगा, जो आई है इसको यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया ये वाला फॉर्मूला। और इससे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल हमेशा एक या दो न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। इसको आप अरेंज भी कर सकते हो इस तरह से, बी अपॉन आई, या फिर आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर होता है, तो इसमें वैल्यू पुट करके इसका नया फॉर्मूला ही बन सकता है। तो यहाँ तक आपका ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है बीट स्टोन ब्रिज। बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, हमारे पास एक बैलेंस्ड एक ब्रिज होता है जिसके चारों ओर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जिसमें पी क्यू आर एस, और इसके सेंटर में एक लगा होता है, की लगी होती है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो जब तक आपका जो यहाँ बैटरी लगी होती है, जब तक आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस है, तब तक इसके अंदर किसी भी तरह का, तब तक जो गैल्वेनोमीटर है ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे इसमें अनबैलेंस होगा और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल टाइप का, उसको हमने फाइंड आउट करना होता है। तो मेरे पास पी क्यू आर और एस ये चार रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए, तो मैं इसको लिखूँगा कैसे, पी इसका फॉर्मूला होता है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। जब डायग्राम में लिखेंगे तो लिखेंगे पी क्यू आर एस, और जब फॉर्मूले में लिखेंगे तो लिखेंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे आर निकालना है, तो आर निकालना है तो आर को मैं यहीं रहने दूंगा, एस को क्या करूँगा इधर ले जाऊँगा। अगर मैं इसको यहाँ ले गया, पी क्यू आर इंटू एस, अगर मुझे आर निकालना है तो मैं कैसे निकालूँगा, पी और क्यू को ऐसे ही रहने दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा एस के साथ, और ये मेरा रिज़ल्ट निकल गया। बस बीट स्टोन ब्रिज से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ज़रूर पूछ लेते हैं आपसे एग्ज़ाम में। इस तरह का एक न्यूमेरिकल आता है इस तरह से, और एक सेंटर में भी होता है, सॉरी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, और सेंटर में भी एक रेजिस्टेंस होता है। इसको भी 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे दिया होता है। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर वाले को निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास डायग्राम का बन जाता है इस तरह से, दिस एंड दिस, ये दोनों सीरीज में आ जाते हैं और ये वाले भी दोनों सीरीज में आ जाते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो निकलेगा 4 इंटू 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। सो 2 इसका आंसर निकल जाएगा।
2 ओहम। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के 2 लॉज थे, एक करंट लॉ था KCL और एक KVL। KCL एंड KVL। सो KCL और KVL में फ़र्क क्या होता है? किरचॉफ ने क्या बोला था कि किसी बिंदु या किसी पॉइंट पे या किसी सर्किट के अंदर किसी भी जंक्शन पे जब करंट मिलता है, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो, वो क्या होता है, किसी पॉइंट पे किसी जंक्शन पे आके ज़ीरो होता है। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई नोड है, इस नोड पे कुछ करंट आ रहा है, इधर से भी कुछ करंट आ रहा है, और इधर भी करंट है, इधर भी करंट है, और इधर भी करंट है। जो इनकमिंग करंट है वो प्लस होंगे, जो आउटगोइंग करंट है वो माइनस होंगे। मतलब कहने का मतलब है आउटगोइंग करंट इक्वल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितना इनकमिंग करंट आएगा उतना ही सर्किट में आउटगोइंग करंट बाहर जाएगा। तो ये था उसका फर्स्ट लॉ। सो इसको बता दिया मैंने आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है I1, I2, I3, I4 और ये I5। ये देखिए I1 इनकमिंग है, I1 इनकमिंग था, I2 भी इनकमिंग था, I3 क्या था, आउटगोइंग, इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है, ये I3 था, और यहाँ से I4 था, और यहाँ से I5 था, जो बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर मैंने इसकी रिजल्टेंट जो इसका रिज़ल्ट है उसको मैंने फाइंड आउट करना, तो मैं कैसे लिखूँगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू, अभी पॉइंट के बाहर क्या जा रहा था, I3 बाहर की तरफ जा रहा था, प्लस I4 प्लस I5। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इसको ऐसे लिखना था, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। उसके बाद जब माइनस को चेंज करेंगे प्लस में, तो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड लॉ था आपका KVL। KVL क्या बोलता है कि आपके KVL क्या बोलता है कि आपके किसी सर्किट के अंदर जितने भी EMF, मतलब जितने भी वोल्टेज सोर्स लाइक बैटरी या कुछ भी सोर्स जो लगा होगा EMF का, वो EMF और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप मतलब कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके अंदर, उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। इन दोनों का सम जो होगा वो अलजेब्रिक सम जो होगा वो ज़ीरो होगा, पूरे सर्किट के अंदर ज़ीरो रहेगा। सो इस तरह से कोई सर्किट है मान लीजिए, और यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है R1 R2, यहाँ पे E है, और यहाँ से करंट आई जा रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा IR, इसके अक्रॉस भी IR, आई B इज इक्वल टू IR, इसके अक्रॉस भी IR। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है और जो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये पूरे सर्किट में क्या रहेगा, सेम, मीन्स ज़ीरो। क्या रहेगा पूरा इन सब का, इस वोल्टेज ड्रॉप और इसका जब सम करेंगे तो हमें इसका जो है रिजल्टेंट अलजेब्रिक सम का जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो मिलेगा। और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या लेते हैं, जिस तरफ को करंट जा रहा होता है उस तरफ को हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, जिस तरफ को करंट फ्लो होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है बैटरी। बैटरी हमारे पास दो तरह की होती है। एक पहले तो सेल आता है, जब सेल के नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं उनका जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं सीरीज़ पैरेलल, तो हमारे पास एक बैटरी जनरेट होती है। और एक सेल की जो EMF होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट के अक्रॉस होता है।
और उसके अंदर जो कंटिन्यूसली जो वो करंट डिलीवर कर सकता है 1.5 वोल्ट, वो करता है 1/8 एम्पियर, मतलब कंटिन्यूसली। और अगर जो हमारे सेल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ड्राई सेल होते हैं और चार्जेबल सेल होते हैं। ड्राई सेल वो होते हैं जिसमें आपने एक बार मान लीजिए उसको चार्ज कर दिया और दोबारा अगर डिस्चार्ज होता तो उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन रिचार्जेबल क्या होता है कि उनको अगर आपकी चार्जिंग डिस्चार्ज भी हो जाती है तो उसको आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो वोल्टेज की वो रेशो होती है वो होती है 1.28। मैक्सिमम इसकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो स्पेसिफिक होता है 1.2, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलिटिक स्पेसिफिक समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। और मिनिमम इसकी 1.18 से नीचे नहीं जानी चाहिए और मैक्सिमम 1.28 होनी चाहिए। और उसके बाद आते हैं हम इनके किस तरह से इनके जो है कम्बिनेशन से बनते हैं। जब सीरीज़ में हम सेल लगाते हैं तो मान लीजिए मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है और ऐसे सीरीज में मैंने सेल लगा रखे हैं और यहाँ से कुछ करंट जा रहा है। मान लीजिए एक सेल का मेरा ईएमएफ है ई। अब मेरे पास नंबर ऑफ़ सेल्स हैं तो मैं उसको क्या करूँगा, एन से रिप्रेजेंट कर दूँगा और रेजिस्टेंस आर है। तो इसमें भी वही वोल्टेज अपना ओहम लॉ लग गया, बी इज इक्वल टू आई आर। तो मुझे करंट निकालना है तो मैं करंट कैसे निकालूंगा, आई इज इक्वल टू एन ई। एन क्यों लगाया, नंबर ऑफ सेल्स है, डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर। अब मैंने स्मॉल आर के साथ एन क्यों लगाया, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स हैं तो नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा हर उसका। इसी तरह से आपका पैरेलल कनेक्शंस बनता है। और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगर कोई सजेशन हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।